धीरे धीरे बढ़ती ठंड के साथ किसानों के तेवर एक बार फिर तेजी से गर्म हो रहे हैं। खासकर पंजाब के कुछ किसान समूह जो दिल्ली कूच पर अब फिर से आमादा हो गए हैं, लेकिन रास्ते में पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर उनके लिए एक दीवार बनकर खड़ा है। पिछली बार की गुजरती ठंड से इस बार की दस्तक देती ठंड के बीच कई मौसम बीत गए, लेकिन पंजाब के किसानों का आंदोलन वाला मौसम नहीं बीता। उनका एक ही मकसद है, दिल्ली पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करना। लेकिन शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की पहरेदारी और घेराबंदी इतनी कड़ी है कि किसान उसे भेदने में फिलहाल तो नाकाम है। आज एक बार फिर पंजाब के किसान नेता सरवण सिंह पंढेर की अगुवाई में किसानों का एक जत्था दिल्ली कूच के लिए निकला। उसके मुताबिक इस जत्थे में 101 किसान थे, लेकिन हरियाणा की पुलिस ने उनसे देश की राजधानी में प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस की मंजूरी वाली चिट्ठी यानी कि परमिशन लेटर मांगा, जो उनके पास नहीं था। ऐसे में हरियाणा पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पंजाबी किसानों का समूह आक्रोशित हो गया, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बिछाए गए कटीले तारों को हटाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर और अपनी मुस्तैदी से उन्हें निराश कर दिया। यानी किसानों का दिल्ली कूच आज तो कामयाब नहीं हो सका। एक्शन और रिएक्शन से भरे आज के इस आंदोलन के दृश्यों की पहले आप देखिए एक छोटी सी न्यूज। लगातार किसानों को पीछे करने के लिए 10 महीने से किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे, लेकिन अब इन्होंने एक बार फिर से दिल्ली कूच का आह्वान किया है। और इसी के साथ दूसरी तरफ जो हरियाणा पुलिस है उसकी तरफ से कहा गया है कि आगे जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस की ओर से इन किसानों को आगे जाने की अभी अनुमति नहीं दी गई है। और जो शंभू बॉर्डर का पुल है, जो कि मेन रास्ता है दिल्ली की ओर जाने का और आगे अमृतसर जाने का, उसके ऊपर पुलिस ने पूरा बैरिकेड लगाकर इन किसानों को रोक रखा है। जो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, उन कंटीली तारों के जाल को किसानों ने यहाँ से हटा दिया। इसके पहले सड़क पर जो नोकीले कील और लोहे के सरिये लगाए गए थे, उनको भी किसानों ने यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पर किसानों को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है, और यहाँ पर ताकि किसान पीछे चले जाए। एक तरफ वहाँ पर कीर्तन बजाया जा रहा है, दूसरी तरफ इन किसानों को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। तो किसान नेता पंढेर के मुताबिक पुलिस की आंसू गैस से कई प्रदर्शनकारी बीमार हो गए। ऐसे में उन्होंने दिल्ली कूच की योजना को फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दिया है, इस शर्त पर कि इस बीच केंद्र सरकार उनसे बात करेगी, और अगर बात नहीं हुई तो 8 दिसंबर को किसानों का कारवां एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच करेगा। सरकार नैतिक तौर पर आ रही है। मोदी सरकार देश दुनिया के सामने, मीडिया के सामने नैतिक तौर पर आ रही है। हमारे औरतें तो शांति है, सरकार बल प्रयोग कर रही है। बिल्कुल आगे बढ़ना ही हमारा एक औचित्य है, क्योंकि अब जितनी सरकार और ये दिल्ली किसानों के खूनों की प्यासी है, हर रोज 30 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। अब एमएसपी ग्रेगर गारंटी कानून की मांग है, तो आप देख लीजिए कि जो रिपोर्टें हैं, जो खेती है वो खतरे के अंदर आ चुकी है। संक्षेप में अपनी मांगे बता दीजिए। हाँ, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, किसान मजदूरों का कर्जा खत्म करना, C250 के अनुसार फसलों के दाम, प्राइवेट बिल जो लेके आ रहे थे निजी हाथों में उनका, किसान मजदूर मरेगा 200 दिन, अतियाद मांगी थी हमारी 12 मांगी थी। अब आज का जथा हमने वापस बुला, संघर्ष विराम आज के लिए संघर्ष विराम। कल के लिए फैसला कब लेंगे? हाँ, कल के लिए देर रात फैसला लेंगे। अच्छा,
अच्छा, जो मांगे आपने अभी सुनी उनका विश्लेषण हम थोड़ी सी देर में करेंगे, बट पहले आपको क्या तैयारियां की गई हैं उनके बारे में बता देते हैं। इस बार शंभू बॉर्डर के इस पार यानी हरियाणा में इंतजाम बेहद पुख्ता हैं। पुलिस ने 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। तो अंबाला के 10 गांव में इंटरनेट भी बंद है। पर सवाल तो ये कि पंजाब के ये किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं, क्या है उनकी मांगे? कुल मिलाकर के इस बार उन्होंने 12 मांगे सामने रखी हैं। पहली कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से 22 फसलों पर एमएसपी तय है, जबकि हरियाणा सरकार का दावा है कि वो देश में सबसे ज्यादा यानी कि 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर करती है। फसलों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, यह भी एक मांग है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 फॉर्मूले के आधार पर खेती की लागत में 50% राशि जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी देने की सिफारिश की थी। इसमें संसाधन, श्रम, पूंजी और जमीन की टेनेंसी रेट को भी शामिल करने की बात कही गई थी, जबकि मौजूदा केंद्र सरकार के मुताबिक वो किसानों को लागत से 50% ज्यादा एमएसपी पहले से ही दे रही है। तीसरी मांग है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। इस अधिनियम के तहत जमीन के अधिग्रहण करने से पहले जमीन के मालिक से मंजूरी लेनी होती है। ग्रामीण इलाकों में जमीन के अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी इलाकों में मार्केट के मूल्य से दोगुनी कीमत अदा करने का प्रावधान था। इस अधिनियम के तहत किसानों के हित में और भी प्रावधान थे और भी मांगे थी। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, ये चौथी मांग है। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2021 को 3 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन 3 बजे हिंसा हुई थी। इसमें किसानों को कुचलने का प्रयास किया गया था। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा में तब के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगे थे और मुकदमा अभी चल रहा है उनके ऊपर। इसके अलावा बाकी मांगों में शामिल है भारत मुक्त व्यापार समझौते से बाहर आए, किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन दी जाए, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए, इत्यादि इत्यादि। ये भी कहा गया है कि फसल के नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी सुधार किया जाए, संविधान की 5वीं अनुसूची का पूरी तरीके से पालन किया जाए और नकली बीज बेचने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। अच्छा, ये तो हुई पंजाब के किसानों की मांगे। अब पश्चिमी यूपी के किसानों की मांगे क्या है, मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ, जिनका सीधा रिश्ता नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है। इनकी डिमांड लिस्ट में भी सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी शामिल है, लेकिन ज्यादातर मांगे 1997 से 2008 के बीच जमीन अधिग्रहण से जुड़ी है। पुराने जमीन अधिग्रहण कानून के मुताबिक मिले मुआवजे में करीब 65% बढ़ाकर दिया जाए, ये मांग की है उन्होंने। इसे आसान शब्दों में समझाएं तो अगर नोएडा में किसी किसान की कोई जमीन 1997 से 2008 के बीच खरीदी गई और उसका मुआवजा 1 करोड़ रुपया दिया गया, तो नई मांग के मुताबिक उन्हें करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए और दिए जाएं। दूसरी मांग है कि जमीन अधिग्रहण की वजह से विस्थापित लोगों को विकसित प्लॉट का 10% हिस्सा दिया जाए। यानी मान लीजिए नोएडा में किसानों से कोई जमीन अधिग्रहित की गई, उसका मुआवजा भी उन्हें दिया गया, लेकिन इस मांग के मुताबिक अगर उस जमीन पर 1000 फ्लैट बनाए गए तो उनमें से 100 फ्लैट जमीन के मूल मालिकों को दे दिए जाएं। तीसरी मांग है 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित जमीन पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा और 20% प्लॉट दिया जाए। चौथी मांग, हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाए, स्कूलों और कॉलेजों में 10% आरक्षण और मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। किसानों के आंदोलन का दूसरा चरण इसी साल फरवरी में शुरू हुआ। बहुत से लोग अब यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो मांगे सामने रखी गई हैं, क्या कोई भी सरकार, कोई भी देश उसको पूरा कर भी सकता है? पर इस आंदोलन का नया चैप्टर 10 महीने बाद अब फिर से खुल गया है। इससे पहले 2020 और 21 में दिल्ली के बॉर्डर्स पर बड़ा आंदोलन हुआ था। 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर देश के इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन शुरू हुआ।
पंजाब से सुलगी आंदोलन की चिंगारी कई राज्यों में फैल गई। हजारों किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के तहत कृषि कानूनों को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग की और दिल्ली कूच किया। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों के किसानों ने 378 दिन तक दिल्ली की घेराबंदी की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 19 नवंबर 2021 को अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। मोटे तौर पर 2020 और 21 के किसान आंदोलन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग थी, जिसे सरकार ने मान लिया। लेकिन इसके बाद अलग अलग किसान संगठनों के नेता इसमें एक एक कर नई नई मांग जोड़ते चले गए, जो मैं आपको पंजाब और यूपी के किसानों की मांग के तौर पर पहले ही बता चुकी हूं। पिछली बार किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे थे, लेकिन इस बार पिछले 10 महीने से इसका केंद्र हरियाणा और पंजाब का शंभू बॉर्डर बना हुआ है, जहां फरवरी के महीने में प्रदर्शन के दौरान किसान शुभकरण सिंह की मौत भी हो गई। इसे लेकर पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारें भी आमने सामने हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो यहां तक कह चुके हैं कि किसान अगर दिल्ली नहीं जाएंगे तो क्या मैं उन्हें लाहौर भेज दूं। जबकि अभी 3 दिन पहले ही हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शंभू बॉर्डर पर अड़े किसानों की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसान का दिल्ली जाने का कोई औचित्य नहीं है, विरोध करना है तो वो पंजाब सरकार का करे और पंजाब के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मुलाकात करें। अब पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसान एक बार फिर सड़क पर आ गए हैं। ऐसे में ये मुद्दा संसद में भी गूंजा। आज ही राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सांसदों के सवाल के जवाब में यूपीए के 10 साल बनाम एनडीए के 10 साल में खेती किसानी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उनके मुताबिक यूपीए के आखिरी साल यानी कि 2013-14 में देश का कृषि बजट सिर्फ 21,900 करोड़ रुपए था और अब वो बढ़कर के 1,22,528 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी सिर्फ 10 साल में सरकार के कृषि बजट में 5 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। कृषि मंत्री ने राज्यसभा में एमएसपी पर खरीद का रिकॉर्ड भी पेश किया। उनके मुताबिक 2004 से 14 तक यानी कि यूपीए की सरकार में 40 करोड़ 79 लाख मीट्रिक टन खरीफ फसलों की खरीद हुई, जबकि 2014 से 24 तक 71 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन खरीफ फसलों की खरीद हुई है। आप दोनों को खुद ही कंपेयर कर लीजिए। अगर रबी फसलों की बात करें तो 2004 से 14 के बीच 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई, जबकि 2014 से 2024 के बीच 32 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। अगर रकम के तौर पर देखें तो यूपीए के इस साल में एमएसपी पर 7,31,000 करोड़ रुपए की खरीद हुई, जबकि एनडीए के पिछले 10 साल में 20,57,000 करोड़ रुपए की खरीद हुई। यानी कि एनडीए सरकार ने यूपीए के मुकाबले पिछले 10 साल में एमएसपी पर करीब 3 गुना रकम खर्च की है। कृषि मंत्री ने राज्यसभा में यह भी कहा कि देश में पहली बार मोदी सरकार ने ही किसानों को लागत से 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की है। एक लिखित जवाब में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि पीएम किसान सम्मान योजना की 18वीं किश्त के तहत मोदी सरकार ने देश के 9 करोड़ 58 लाख किसानों के खाते में 20,657 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पीएम किसान सम्मान स्कीम के तहत अब तक किसानों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस योजना के तहत सरकार हर किसान को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए देती है। इसके अलावा केंद्र ने सिर्फ पिछले साल ही सिर्फ 1 साल में फर्टिलाइजर पर किसानों को 1,94,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी है। वहीं मौजूदा सरकार ने देश के किसानों को अब तक 24 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड भी दिए हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति सरकार की है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज ICAR अब और पूरी ताकत के साथ काम करके इस दिशा में प्रयत्न करेगी। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था हो,
या फर्टिलाइजर को सब्सिडी पर देने का मामला हो, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। उत्पादन की लागत कम करना, उसका प्रयत्न भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव किया है। इस बात का कोई शक नहीं है कि कृषि और किसान के बिना भारत के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दशकों से हमारे देश का नारा रहा है, जय जवान जय किसान। किसान देश की रीढ़ और एक अहम हिस्सा है, ऐसे में उनका पूरा ख्याल बेहद जरूरी है। लेकिन क्या उनकी सारी मांगे व्यवहारिक हैं? कोई भी देश उन्हें पूरा कर सकता है? क्या बार बार मांगों को बढ़ाना या बदलना इसका औचित्य है? इसका फैसला किसान संगठनों को करना है और जनता को करना है। समाधान आंदोलन नहीं है बल्कि संवाद है। ऐसे में किसानों और सरकार के बीच बातचीत जरूरी है। प्रदर्शनकारी किसानों को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि उनके आंदोलन से आम लोगों की जिंदगी में ना कोई रुकावट आए और आंदोलन में किसी शरारती तत्व या किसी राजनीतिक व्यक्ति की या राजनीतिक मंशा की घुसपैठ ना हो, क्योंकि जायज मांगों के आंदोलन का नाजायज फायदा उठाने वाले भी कम नहीं।